गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में। कि मानव में मूत्र का निर्माण कैसे होता है और किन किन भागों में होता है, उसकी प्रक्रिया को हम आज विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवालों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं कि जो अपना उत्सर्जन तंत्र है उसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो मूत्र है उसका पीएच मान कितना होता है। जरूरी है इस क्वेश्चन को। तो मूत्र का पीएच मान 6.8 होता है। ओके गाइस, ध्यान रखना कि मूत्र का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि मूत्र का रंग कैसा होता है। मूत्र का रंग कैसा होगा? तो गाइस मूत्र का रंग हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का। ओके, अब जो मूत्र का हल्का पीला रंग है वो किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो हल्का पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। आपने क्रोम का नाम सुना है, एक ब्राउजर है क्रोम, वो लगभग अपने को येलो दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर यूरोक्रोम, देखो क्रोम आ रहा है, तो ये सिंपल याद रख लेंगे कि मूत्र का रंग जो हल्का पीला है वो यूरोक्रोम के द्वारा होता है। ये जो मूत्र है इसमें तीव्र गंध आती है, तीव्र या तीक्ष्ण गंध। और इस तीक्ष्ण गंध का मेन कारण है, ये तीक्ष्ण गंध क्यों आती है मूत्र में? ये अमोनिया की उपस्थिति के कारण आती है कि अमोनिया मूत्र में उपस्थित होता है, इसलिए मूत्र में तीक्ष्ण गंध आती है। अगला क्वेश्चन अपना ये आता है कि हमारे शरीर द्वारा या उत्सर्जी अंगों द्वारा रोजाना 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन कर दिया जाता है। गाइस ध्यान रखना कि प्रतिदिन मानव के द्वारा 25 से 30 ग्राम यूरिया उत्सर्जन किया जाता है, या 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि मानव के जो वक्र हैं प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रुधिर को छानते हैं। मानव के जो वक्र हैं प्रतिदिन 180 लीटर रुधिर को छानते हैं, और इस 180 लीटर रुधिर में से लगभग 2 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको इजीली पहले सोल्व करवा रहा हूं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ाने से पहले। एक 180 लीटर रुधिर प्रतिदिन क्षमता है वक्रों में, तो उसके दौरान 2 लीटर लगभग मूत्र का निर्माण होता है। गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट में लगभग 125 ml जो रुधिर है, 125 ml रुधिर जो है ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस में क्षमता है। यानी कि 1 मिनट में कितना रुधिर छनेगा? 125 ml, और एक दिन में कितना रुधिर छनेगा? 180 लीटर रुधिर प्रतिदिन यहाँ पर क्षमता है। तो गाइस हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है मूत्र निर्माण, जिसको आज हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है। सबसे पहले हम मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने बनाना आपको बता दिया था कि पहले यू बनाएंगे, फिर एम बनाएंगे, फिर यू बनाएंगे और फिर एम बनाएंगे। इस तरीके से आपका नेफ्रॉन की संरचना बन जाती है। उसके बाद में हमने यहां पर एम बनाया, फिर यू बनाया,
फिर हमने यहां पर एम बनाया और नीचे हम इसको दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये पतली नली होती है नीचे, जिनको भी हम समझेंगे। हम डायग्राम बना रहे हैं आपके नेफ्रॉन का, और नेफ्रॉन के डायग्राम को बनाने के बाद ही हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये नेफ्रॉन का डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। गाइस, और यहाँ पर हमने दिखा दिया है आपकी संग्रह नलिकाएं। ये संग्रह नलिकाएं हैं जिनको हमने यहाँ पर शो कर दिया है। कुछ इस तरीके का हमारा नेफ्रॉन की संरचना होती है, जिनको हम बारीकी से बारी बारी आज अध्ययन करने वाले हैं कि मूत्र निर्माण की क्रिया किस तरीके से होती है। ये मैंने ग्लोमेरुलस बना दिया है यहाँ पर, और इसको भी हम समझेंगे कि किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र के निर्माण में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और किन में किन किन का उत्सर्जन होता है। तो गाइस, ये जो भाग है ये अभिवाही धमनी का है। अभिवाही धमनी का ये जो है ये अपवाही धमनी का है। ओके गाइस, और ये जो हमारा है ये केशिका गुच्छ है। यहां पर हमने केशिका गुच्छ को दिखा दिया है। ये हमारा बोमन संपुट है कंप्लीट। हम बारी बारी से कंप्लीट इनका डिस्कशन करेंगे। बोमन संपुट है। बोमन संपुट की जो आकृति होती है कटोरे नुमा होती है, और ये द्विस्तरीय सल्के उपकला कोशिकाओं का बना होता है। ये भाग जो है ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये भाग इसका जो है ये हेलने का लूप है। हेलने का लूप। और ये जो भाग है इसका ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। दूरस्थ कुंडलित नलिका। हम ड्रॉ बना रहे हैं नेफ्रॉन का, जिसके द्वारा हमें मूत्र निर्माण की क्रिया भी समझना है। और ये है आपकी संग्रह नलिकाएं या संग्रह नलिकाएं। अब हम बारी बारी इन सबको समझेंगे। पहले मैं आपसे ये बात कर लेता हूं कि मूत्र निर्माण की जो क्रिया होती है 3 चरणों में होती है। पहला चरण है परानिस्यंदन। गाइस, इस टॉपिक्स को आप याद रखेंगे कि पहला जो है मूत्र निर्माण का चरण वो है परानिस्यंदन। दूसरा है वर्णात्मक पुनरावशोषण, और तीसरा है नलिका उत्सर्जन। नलिका उत्सर्जन या श्रावण, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
ये तीनों ही मूत्र निर्माण के चरण हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे परानिस्यंदन में। ये परानिस्यंदन में होता क्या है, तो पहला पॉइंट है परानिस्यंदन। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि परानिस्यंदन की क्रिया केवल बोमन संपुट में या मैलपीगी काय में होती है, क्योंकि मैलपीगी काय के दो भाग होते हैं, पहला भाग बोमन संपुट, दूसरा भाग केशिका गुच्छ। तो हम स्पेशली यूं कह सकते हैं कि परानिस्यंदन की क्रिया जो है मैलपीगी काय में होती है। अब ये जो बोमन संपुट है ये मूत्रजन नलिका में यानी कि नेफ्रॉन में, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाई है। ये जो बोमन संपुट है प्यालेनुमा जो सेल की उपकला कोशिकाओं का बना होता है, ये बोमन संपुट जो है मूत्रजन नलिका में एक छलने की भांति कार्य करता है। ठीक है गाइस, अब आप यहां पर ध्यान देंगे अभिवाही धमनिकाएं जो हैं यूरिया युक्त रुधिर को लेके आती हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना गाइस कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है, तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर होता है या यकृत कोशिकाओं के अंदर होता है। अब यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, उस यूरिया को रुधिर में लाके डाल देती हैं और जो रुधिर या वक्र धमनियां या सिराएं जो हैं उस यूरिया युक्त रुधिर को लाकर इस नेफ्रॉन के जो बोमन संपुट अभिवाही धमनिका है इसके माध्यम से केशिका गुच्छ में आता है। फिर मूत्र निर्माण की क्रिया या छन्ने से संबंधित क्रिया इस नेफ्रॉन में होती है। और हमने पढ़ लिया था कि एक नेफ्रॉन में लगभग 10 लाख से 12 लाख, एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन जो है किसी भी किडनी का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसकी इकाई है। और एक नेफ्रॉन जो है वो लगभग 1,30,00,000 छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए अभिवाही धमनिका जो है यूरिया युक्त रुधिर को लाएगी। अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं रेड से कि ये यूरिया युक्त रुधिर है जो अभिवाही धमनिका लेके आती है केशिका गुच्छ में। और केशिका गुच्छ कहां है गाइस, केशिका गुच्छ हमारा बोमन संपुट में है। और केशिका गुच्छ जो है एक गुच्छे के रूप में होता है, जिस प्रकार महिलाओं की चोटी होती है आपने देखा होगा, उसी प्रकार आपका केशिका गुच्छ होता है। ठीक है, केशिका गुच्छ जो है उसमें हजारों की संख्या में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लगभग 0.1 म्यू के। मैं ब्लैक से उन छिद्रों को दिखाऊंगा, इनके बीच में ये छिद्र हैं, इन छिद्रों को मैं यहां पर इस तरीके से शो कर देता हूं। ये छिद्र हैं आपके केशिका गुच्छ में। इन छिद्रों से उत्सर्जी पदार्थों को छाना जाता है, जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभिवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर को लेके आती है कहां, केशिका गुच्छ के अंदर। और केशिका गुच्छ में क्या होते हैं कितने mm के 0.1 म्यू एम के छिद्र होते हैं हजारों की संख्या में। और इन छिद्रों से प्लाज्मा व अन्य उत्सर्जी पदार्थ छनते रहते हैं और छनते रहने के बाद वो जो बोमन संपुट में आके इकट्ठे हो जाते हैं। अब हमें यहां पर समझना है कि अभिवाही धमनिका के द्वारा लाया गया यूरिया युक्त रुधिर केशिका गुच्छ में डाल दिया जाता है। और केशिका गुच्छ के अंदर असंख्य माइक्रो छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से प्लाज्मा एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थ छनकर बोमन संपुट में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो गाइस ध्यान रखना कि केशिका गुच्छ में जो छिद्र हैं उनमें से क्या छनेंगे, प्लाज्मा और कुछ उत्सर्जी पदार्थ छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं, यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अभी हमें यहां पर यह देखना है कि जब अभिवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर को ला रही होती है तो उस समय इनका दाब ज्यादा होता है, लगभग 70 से 77 mmHg दाब लगभग यहां पर कार्य करता है अभिवाही धमनिका के ऊपर। और इस दाब को कहा जाता है GHP। क्या कहा जाता है, GHP।
ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसे कहा जाता है। अभिवाही धमनिका पर कितना दाब होता है? 70 से 77 mmHg। ये जैसे ही यूरिया युक्त रुधिर इस केशिका गुच्छ में पहुंचता है तो केशिका गुच्छ में असंख्य माइक्रो छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से प्लाज्मा और अन्य उत्सर्जी पदार्थ छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं, जबकि रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन व रुधिर युक्त जो कोलाइडी हैं वो इन छिद्रों से नहीं छन पाते, और वो जो छने हुए पदार्थ हैं वो तो गोमन संपुट में आ जाते हैं, जबकि जो पदार्थ नहीं छन पाते हैं वो अपवाही धमनी में बहते रहते हैं। लेकिन जो कोलाइडी युक्त पदार्थ हैं, घुलित कोलाइडी पदार्थ जो हैं, उनके अंदर कोलाइडी एक दाब उत्पन्न करता है उस नली के अंदर जिसमें रुधिर बह रहा है। उनके अंदर एक दाब उत्पन्न होता है लगभग 30 mmHg, जो रक्त कोलाइडी युक्त पदार्थों के द्वारा लगाया जाता है, जिससे अपवाही धमनी द्वारा लाया गया यूरिया युक्त रुधिर में से प्लाज्मा व अन्य उत्सर्जी पदार्थ छनकर बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। किस दाब की वजह से? इस दाब को कहा जाता है बीकॉप दाब। तो इस ध्यान रखने से कहा जाता है बीकॉप दाब कहा जाता है, यानी कि ब्लड कोलेटरल ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही लगता है केशिका गुच्छ के अंदर तो प्लाज्मा और अन्य जो घुलित पदार्थ हैं या उत्सर्जी पदार्थ हैं वो छनकर किस में आ जाते हैं? बोमन संपुट में आ जाते हैं। अभी हमने अभिवाही धमनी के ऊपर दाब देखा था GHP, अब हमने दाब देखा था बीकॉप जो कोलाइडी विलयनों के द्वारा लगाया गया है, और उस कोलाइडी विलयनों के दाब के कारण प्लाज्मा और अन्य घुलित पदार्थ छनकर कहां आ गए? बोमन संपुट के अंदर आ गए। अब जैसे ही बोमन संपुट भरने लगता है तो वहां पर भी एक दाब कार्य करता है लगभग 20 mmHg का, और इस दाब को कहा जाता है CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये CHP क्या करता है कि बोमन संपुट में भरे हुए प्लाज्मा व अन्य उत्सर्जी पदार्थों को आगे यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में यानी कि आगे प्रवाहित करने के लिए ये दाब लगाया जाता है। लेकिन गाइस अब यहां पर ये ध्यान देना है कि हमें नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेटिव प्रेशर कितना है वो हमें यहां पर देखना होगा। तो गाइस ध्यान रखना कि अभिवाही धमनिका जैसे ही यूरिया युक्त रुधिर लाती है उस समय अभिवाही धमनिका का व्यास भी और उसका बहाव भी, प्रेशर भी यहां पर ज्यादा होता है, जबकि जैसे ही केशिका गुच्छ में वो रुधिर छनता है, प्लाज्मा रुधिर से अलग हो जाता है, यूरिया उस रुधिर से अलग हो जाता है, विभिन्न पदार्थ उस रुधिर से अलग हो जाते हैं, तो उस रुधिर का वेग धीमा हो जाता है और उसका व्यास भी कम हो जाता है। इसलिए अपवाही धमनिका जो है अभिवाही धमनिका की तुलना में कम व्यास की होती हैं और उनमें रुधिर का प्रवाह धीमा होता है, जबकि अभिवाही धमनिका में रुधिर का प्रवाह तीव्र गति से होता है। दूसरी बात हम यहां पर यह कर रहे हैं कि अभिवाही धमनिका जब यूरिया युक्त रुधिर लेके आती है तब 70 mmHg का दाब यहां पर लगता है। उस दाब के दौरान प्लाज्मा और घुलित पदार्थ छनकर बोमन संपुट की गुहा में आते रहते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन व रक्त कोलाइडी घुलित पदार्थ वो इन छिद्रों से नहीं छन पाते, इसलिए वो अपवाही धमनिका में बहते रहते हैं। अब उस रुधिर नलिका में यानी कि उस अपवाही धमनिका के अंदर जो कोलाइडी हैं वो एक विपरीत दाब उत्पन्न करते हैं उस रुधिर के, जिससे वो पदार्थ कौन से प्लाज्मा और घुलित पदार्थ बोमन संपुट की गुहा में आते रहते हैं, जिसे बीकॉप प्रेशर कहा जाता है। भाई जब हम आगे बात करते हैं कि यह जो अपवाही धमनिका है इसमें क्या क्या पदार्थ है, आप थोड़ा दिमाग लगाना। इसमें रुधिर प्रोटीन्स हैं, घुले हुए रुधिर कार्पल्स हैं और कोलाइडी पदार्थ इसके अंदर व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए मैंने यहां पर कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई है आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं जो अपवाही धमनिका में बह रहे हैं, ये अपवाही धमनिका जो है आपके नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में एक जालनुमा संरचना बनाते हुए बहती रहती हैं,
और ये जालनुमा जो संरचनाएं होती हैं इन्हें वासा रेक्टा या परिनालिका केशिका गुच्छ कहा जाता है। और इनको ही आज हमें समझना है कि किस तरीके से मूत्र निर्माण की क्रियाविधि होती है, मूत्र का निर्माण किस तरीके से होता है। तो गाइस मैंने यहाँ पर इस ड्रॉ को इस तरीके से बनाया है ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। अब हमें समझना है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो पदार्थ नहीं छने थे वो आपको आई धमनी के अंदर बह रहे हैं। ये देखिए यहां पर बह रहे हैं। ओके गाइस, और जो छन गए थे वो पदार्थ बह कर आते हैं अब समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। सबसे पहले कहां आएंगे? समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। अब हमें यहां से टॉपिक को स्टार्ट करना है कि जो गोमन संपुट में छने हुए पदार्थ हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो सबसे पहले समीपस्थ कुंडलित नलिका में आते हैं। अब समीपस्थ कुंडलित नलिका का इतिहास हम देखते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या है। समीपस्थ कुंडलित नलिका यहां पर मैंने आपको दिखाई हुई है। यहां तक समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है इसमें सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं। अब यहां पर हमें यह भी समझना है कि सूक्ष्मांकुर होते क्या है। तो गाइस ध्यान रखना, सूक्ष्मांकुर जो है ना वो अवशोषण की दर को बढ़ा देते हैं। हमने छोटे आंत में भी देखा था कि सूक्ष्मांकुर वहां पर भी पाए जा रहे थे और वो भी भोजन के अवशोषण की दर को बढ़ा देते थे। तो यहां पर भी इस पीसीटी के अंदर यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में भी सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं और ये सूक्ष्मांकुर जो हैं अवशोषण की दर को बढ़ा देते हैं। अब गाइस आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि सबसे पहले मैंने आपको एक बात यह बताई थी कि परानिस्यंदन की जो क्रिया है केवल मेलपिगियन काय या मेलपिगियन बॉडीज में होती है या यूं कहें कि बोमन संपुट में होती है, क्योंकि बोमन संपुट जो है ना मूत्र जन नलिका में या नेफ्रॉन में एक छलने की भांति कार्य करता है। जबकि वर्णात्मक पुनरावशोषण जो है, दूसरे पॉइंट में आ गए हम वर्णात्मक पुनरावशोषण के अंदर। तो वर्णात्मक पुनरावशोषण की पहले आप परिभाषा को समझ लीजिए क्या होगा। देखिए अभिवाही धमनिका के द्वारा यूरिया युक्त रुधिर केशिका गुच्छ में लाया गया, यहां पर प्लाज्मा को और अन्य उत्सर्जित पदार्थों को छान दिया गया, ठीक है, और बाकी जो पदार्थ बच गए थे वो अपवाही धमनिका में बह रहे हैं, ठीक है। लेकिन समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा, हेलने के लूप के द्वारा और दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा जो पदार्थों को हमने अवशोषित किया है या ये तीनों पार्ट नेफ्रॉन के जिन पदार्थों को अवशोषित करते हैं वे पदार्थ वापस रुधिर में जाके अवशोषित होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्णात्मक पुनरावशोषण, यानी कि वक्र धमनियों के द्वारा वापस रुधिर में मुख्य या लाभदायक उत्सर्जित पदार्थों को अवशोषित कर लेना और रुधिर में लाके मिला देना, वो क्रिया वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाती है। अब गाइस देखिए, छना हुआ पदार्थ सबसे पहले कहां आएगा? समीपस्थ कुंडलित नलिका में आएगा। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है जिसमें सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं और सूक्ष्मांकुर के कारण ही समीपस्थ कुंडलित नलिका में लगभग 20 गुना अवशोषण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही इनमें सूक्ष्मांकुर उपस्थित होंगे सूक्ष्मांकुर के कारण समीपस्थ कुंडलित नलिका में 20 गुना ज्यादा अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है इनमें अवशोषण होगा, ठीक है, ये अवशोषण हो रहा है, ये पदार्थ यहां आके इकट्ठे हो गए और कहां किस में चले जाते हैं? अपवाही धमनिका में चले जाते हैं ये, और अवशोषित होकर अपवाही धमनिका में चले जाएंगे। वो क्रिया ही वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाती है। ये पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं, कहां से निकल रहे हैं वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो कहां से कौन सा पदार्थ निकलेगा, कहां पर ये जाएगा, उसकी सारी डिटेल मैं आपके सामने देने वाला हूं। बस कंसंट्रेशन के हिसाब से आप यहां पर अपने टॉपिक्स को पढ़ते रहें। देखिए गाइस, मैंने ये ब्लैक से कुछ बूंदे यहां पर दर्शा दी हैं। इन बूंदों को आपको समझना है, क्योंकि हम मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। जैसे ही परानिषेचन की क्रिया होती है, परानिषेचन की क्रिया के दौरान लगभग 95% रुधिर से जल अलग हो जाता है
और 95% में से केवल 0.8% भाग ही मूत्र में कन्वर्ट होता है। ओके गाइस, तो अब आगे देखिए, हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि किस तरीके से अवशोषण की क्रिया होती है। आप भी इनको थोड़ा सावधानी से कंसंट्रेशन के हिसाब से दिमाग को खुला रखें, यहां पर बैठे रहें और मैं बारी बारी से आपको इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। अब समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या होगा, देखिए गाइस, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर यहां से अवशोषित होकर इस भाग में चले जाएंगे, क्या क्या चले जाएंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज का अवशोषण हो गया। ओके गाइस, किसमें, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। दूसरा, विटामिन सी का भी यहां पर अवशोषण हो गया है। तीसरा, अमीनो एसिड का भी यहां पर अवशोषण हो गया है। अब ये चीजें यहां पर अवशोषित हो गई हैं और ये किधर जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, तो इनका दाब बढ़ता जाएगा, ये अति प्रसरणी हो जाएंगी, इनका दाब बढ़ेगा, इनका दाब बढ़ता हुआ जाएगा, तो ये अपवाही धमनिका के द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है गाइस, अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में ग्लूकोज का, विटामिन सी का, अमीनो एसिड का लगभग 100%, कितना, लगभग तीनों का 100% अवशोषण हो जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समीपस्थ नलिका में ग्लूकोज का, विटामिन सी का और अमीनो अम्लों का कितना प्रतिशत अवशोषण होता है, तो 100% अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में ग्लूकोज का, विटामिन का और अमीनो एसिड्स का हो जाता है। अगली बात, इसके बाद में जो बचे हुए पदार्थ हैं, जैसे यहां पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि आयन जो हैं, ध्यान देना, इसकी बात कर रहे हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका की। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये जो पदार्थ हैं ये भी अवशोषित होते रहते हैं, लसिका में आते रहते हैं और लसिका से कहां चले जाते हैं, अपवाही धमनी में चले जाते हैं या धमनिका में चले जाते हैं। ये अवशोषित कर लेती है, अपवाही धमनिका इनको अवशोषित कर लेती है और वक्र धमनियों में ले जाके डाल देती है। किन किन का, सोडियम का, पोटेशियम का और कैल्शियम का लगभग 75% अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। तो दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं कि किनका 100% अवशोषण होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, तो ग्लूकोज का, विटामिन सी का और अमीनो एसिड का, और किनका 75% अवशोषण होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, तो देखिए सोडियम का, पोटेशियम का और कैल्शियम का। अब हम आगे बात करते हैं कि ये अवशोषण इतना ज्यादा यहां पर किसकी वजह से हो रहा है, तो यहां पर सबसे ज्यादा अवशोषण होने का मुख्य कारण है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिसके कारण अवशोषण की दर यहां पर ज्यादा होती है, क्योंकि सूक्ष्मांकुर जो होते हैं ना वो अवशोषण की दर को बढ़ा देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पदार्थों का अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। अगले हम बात करते हैं हेल्ले के लूप का, जो तीसरा पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का। देखिए हेल्ले का लूप, हेल्ले का लूप है जो उसको दो भुजाओं में बांटा गया है, पहली भुजा और ये दूसरी भुजा। ठीक है गाइस, पहली भुजा जो है उसे अवरोही भुजा कहते हैं। क्या कहेंगे, अवरोही भुजा कहते हैं। और इस अवरोही भुजा में ध्यान देना गाइस कि हेल्ले का जो लूप है ये भी यू आकृति का होता है। ठीक है, इसमें कोई सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी आप समझना इसमें दो भुजाओं में बटा होता है, एक तो अवरोही भुजा और दूसरी आरोही भुजा। मैं बड़े आराम से आपको इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना आए। नीट के लिए, 12th के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। हेल्ले के लूप को दो भागों में बांटा गया है, इसमें दो भुजाएं होती है, पहली अवरोही भुजा, दूसरी आरोही भुजा। तो गाइस ध्यान रखना, अवरोही भुजा जो है इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका आके खुलती है। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो अवशोषित हो गए पदार्थ वो तो चले जाते हैं अपवाही धमनिका में या लसिका में चले जाते हैं। ठीक है, और बचे हुए पदार्थ किसमें आ जाते हैं, हेल्ले के लूप के प्रारंभिक भुजा अवरोही भुजा के अंदर। और ये अवरोही जो भुजा होती है केवल जल के लिए पारगम्य होती है। गाइस ध्यान रखना, अवरोही जो भुजा है केवल जल के लिए ही पारगम्य होती है, यानी कि यहां पर केवल जल का ही अवशोषण होता है और बाकी पदार्थों का अवशोषण नहीं होता। तो समझ में आ गया कि अवरोही भुजा में किसका अवशोषण होगा,
जल का अवशोषण होगा और बाकी पदार्थों का अवशोषण नहीं होता। बाकी पदार्थ कहां चले जाते हैं? आरोही भुजा में। और आरोही भुजा जो है वो जल के लिए अपारगम्य होती है। जल के लिए क्या होगी? अपारगम्य। तो गाइस यहां पर भी क्वेश्चन बन गया है, अपारगम्य होती है बाकी पदार्थों के लिए, अन्य पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। देखिए हेले के रूप में दो भुजा होती है। यहां पर अवरोही भुजा के अंदर केवल जल का अवशोषण होता है क्योंकि अवरोही जो भुजा है जल के लिए पारगम्य होती है, जबकि आरोही भुजा जो है वो जल के लिए तो अपारगम्य होती है, बाकी अन्य पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। और आरोही भुजा में लगभग सोडियम का और क्लोरीन का अवशोषण होता है। किस किस का अवशोषण होगा? सोडियम का, क्लोरीन का अवशोषण यहां पर होता है। इसके बाद में जो बचे हुए पदार्थ हैं वो दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचते हैं, या यूं कहें कि हेलने की लूप का आरोही जो भाग है या भुजा है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। अब देखो यहां पर बोमन संपुट के बाद से अवशोषण की क्रिया लगातार जारी है। अब हम कहां पहुंच गए हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका में। यहां पर भी जारी रहेगी अवशोषण की क्रियाएं। अब ये पदार्थ कहां पहुंच गए हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंच गए हैं। और दूरस्थ कुंडलित नलिका में भी पदार्थ के अवशोषण की क्रिया होती है। यहां पर पदार्थों के अवशोषण की क्रिया कम होती है क्योंकि दूरस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। यहां पर जल का लगभग 19% यानी कि 19% भाग जल का अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है गाइस। और बाकी जैसे पदार्थ हैं जैसे सोडियम हुआ और क्लोरीन हुआ, उनका भी अवशोषण यहां पर कर लिया जाता है। तो गाइस अभी तक आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि किन किन पदार्थों का अवशोषण यहां पर हो जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका में? सोडियम का और क्लोरीन का, और लगभग जल का 19% भाग यहां पर अवशोषित हो जाता है। अब ध्यान यहां पर यह देना है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका के बाद में जो पदार्थ बचे हुए हैं वो संग्रह नलिका में आते हैं। किसमें आते हैं? संग्रह नलिका में। और संग्रह नलिका में भी लगभग सोडियम का और क्लोरीन का अवशोषण होता है। और संग्रह नलिका में जैसे ही वो मूत्र आता है, तुलना अब हम यहां बोमन संपुट से करेंगे। बोमन संपुट में जो मूत्र बन रहा था वो यहां पर लगभग 10 गुना यानी कि 10% की दर से यहां पर बन रहा था, लेकिन यहां पर उसकी दर बढ़ जाती है, यानी कि 60 से 70% यहां पर हो जाता है। यानी कि हम यूं कहें कि यहां पर मूत्र की मात्रा कितनी है? 10% है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी संग्रह नलिकाओं में? 60 से 70% मूत्र निर्माण यहां पर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकी पदार्थ निकल जाते हैं, केवल मूत्र बचता है और यूरिया बचता है। तो संग्रह नलिकाओं में सोडियम का और क्लोरीन का भी अवशोषण होता है, और जो मूत्र निर्माण की क्रिया है 60 से 70 गुना यहां पर बढ़ जाती है यार। अब हम बात यहां पर यह करते हैं कि अपवाही धमनिका जो है उसमें रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन और कोलाइडी युक्त जो पदार्थ थे वो बह रहे हैं। देखिए यहां पर मैंने दिखाया हुआ है रेड से, ये मैंने अपवाही धमनिका बना रखी है। इनके अंदर कोलाइडी विलियंस हैं, रुधिर प्रोटीन्स हैं और रुधिर कणिकाएं हैं वो बह रही हैं। अब ये रुधिर कणिकाएं या अपवाही धमनिका जो है ये संरचना हमने किसकी बना रखी है? ये संरचना हमने नेफ्रॉन की बना रखी है। तो देखिए अपवाही धमनिका नेफ्रॉन के विभिन्न भागों पर जालनुमा संरचनाएं बनाती है। देखिए जालनुमा संरचनाएं बन रही है, ध्यान दीजिएगा कि अपवाही धमनिका नेफ्रॉन के विभिन्न भागों पर जालनुमा संरचनाएं बनाती हैं। इन जालनुमा संरचनाओं को परिनालिका केशिका जाल या वासा रेक्टा कहा जाता है। तो गाइस ध्यान देना कि ये जो आपको जालनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये संरचनाएं कहलाती हैं वासा रेक्टा। क्या कहलाएंगी? वासा रेक्टा कहलाती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है वासा रेक्टा कहलाती हैं, यहां पर क्वेश्चन आ जाता है। और वासा रेक्टा या जिसका दूसरा नाम है परिनालिका केशिका जाल, इसे ये भी कहा जाता है।
अब यहां पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये वासा रेक्टा है ना, ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है वासा रेक्टा। तो गाइस ध्यान रखना, बोमन संपुट में क्या छना था, प्लाज्मा और कुछ उत्सर्जी पदार्थ। अपवायी धमनिका में भी शेष क्या बचा हुआ है, रुधिर कणिकाएं बची हुई हैं, रुधिर प्रोटीन्स बचे हुए हैं और कोलाइडी गुलित पदार्थ बचे हुए हैं। अब इन वासा रेक्टाओं के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको तो त्याग दिया जाता है और जो लाभदायक पदार्थ है उनको अपवायी धमनिका के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वो क्रिया ही क्या कहलाती है, वर्णनात्मक पुनरावशोषण कहलाती है। तो गाइस ये जो वासा रेक्टा है, इन वासा रेक्टा का मुख्य कार्य क्या है कि अपवायी धमनिका में जो हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको तो वापस नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में छोड़ दिया जाता है और वहां से लाभदायक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद में जो शेष पदार्थ बचते हैं वो विलयन के रूप में मूत्रजन्य नलिका से या यूं कई संग्रह नलिकाओं से होते हुए यूरिनरी ब्लेडर या मूत्राशय में बूंद बूंद करके टपकते रहते हैं और फिर मानव के द्वारा उनको उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है वो हमने डिटेल से आज सही तरीके से यहाँ पर पढ़ी है। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि 3 चरणों में होती है। पहला परानिषंजन, दूसरा वर्णात्मक पुनरावशोषण, तीसरा नलिका उत्सर्जन। तो परानिषंजन की क्रिया केवल बोमन संपुट व केशिका गुच्छ में होती है। दूसरी बात, वर्णात्मक पुनरावशोषण की क्रिया जो होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका में होगी, हेलने के लूप में होगी और दूरस्थ कुंडलित नलिका में होती है। जबकि नलिका उत्सर्जन की जो क्रिया होती है संग्रह नलिकाओं के बाद में जो वासा रेक्टा है उनके द्वारा होती है। इस तरीके से रोजाना प्रतिदिन लगभग 1 से 2 लीटर यूरिन का निर्माण होता रहता है और वक्रों के द्वारा 180 लीटर रुधिर को प्रतिदिन छाना जाता है और 1 मिनट में लगभग 125 ml स्पंदन को या निस्पंदन को छाना जाता है। तो गाइस हमने आज मूत्र निर्माण की क्रिया को पढ़ लिया है कि मूत्र का निर्माण किस तरीके से होता है। धन्यवाद।